ओके स्टूडेंट्स, आई रियली विश कि आप जो हैं सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अगेन, और इसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमने पढ़े उनका इस्तेमाल करके इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस का इंडस्ट्री में क्या इसकी अफादियत है, क्या उसका फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है दैट इज़ बीन टेकन बाय डाउन सेल। डाउन सेल में क्या होता है कि वी जस्ट यूज़ सोडियम क्लोराइड और उससे हम सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस जो है वो हासिल करते हैं। सो यू कैन से दैट कि इंडस्ट्री में सोडियम मेटल हासिल करने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है दैट इज़ डाउन सेल, और डाउन सेल से आप सोडियम मेटल को जो है वो हासिल कर सकते हैं। एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस ना होता तो फिर सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना जो है दैट विल बी क्वाइट अनकम्फर्टेबल एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या होता है। कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। अब वी नो दैट कि अगर सोडियम क्लोराइड जो है अगर हम लें तो सोडियम क्लोराइड जो है वो पॉजिटिव आयंस बना सकता है और नेगेटिव आयंस बना सकता है अगर इसको फ्यूज़ कर दिया जाए। तो पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ चले जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव एनोड की तरफ चले जाएंगे। और डेफिनेटली एनोड पर क्लोराइड आयंस जो हैं दे विल टेक आउट इलेक्ट्रॉन, और दो क्लोराइड आयन जो हैं दे गोना टर्न देयर सेल्फ इनटू अ गैस, और दो इलेक्ट्रॉन जो है ये निकाले जाएंगे। तो फिर यू कैन से दैट कि दो सोडियम आयंस वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करेंगे यानी रिड्यूस होंगे, और इस तरीके से सोडियम मेटल जो है वो दो एटम्स यू कैन से एज अ होल, दो मोल एज अ होल जो है वो बनेंगे। सो दैट कुड बी द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन अ डाउन सेल, और इस तरीके से सोडियम मेटल जो है वो डाउन सेल के नतीजे में हासिल किया जाता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंस है डाउन सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ये इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस नंबर 1 है। उसके बाद एक कास्टिक सोडा फ्रॉम नेल्सन सेल। नेल्सन सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा। वी नो दैट कि अगर आप NaCl को पानी में डालेंगे तो वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा, और वाटर जो है दैट कुड बी पॉसिबली टर्न इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसमें भी डिस्चार्ज होने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेट्स से दैट कि आपके पास एनोड और कैथोड पे यहाँ पे भी रिएक्शंस होंगे, और आपको पता है कि अब जो पहले मतलब कैथोड की तरफ आने की सलाहियत रखेगा वो आयन पहले डिस्चार्ज होगा। तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इलेक्ट्रोड है, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो यू कैन से दैट कि एनोड पे जो है वो पहले दैट कुड बी नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो मूव कर सकते हैं। तो यू कैन से दैट कि क्लोरीन में ज़्यादा सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रोड को पहले अप्रोच करे, और इसी तरह से सोडियम और हाइड्रोजन में डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ है इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की, लेकिन ज़्यादा डिस्चार्जिंग पावर जो है वो किसकी है, हाइड्रोजन की है। सो क्लोरीन और हाइड्रोजन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर मूव करेंगे। तो एनोड में अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन आता है तो यू नो दैट क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है और वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर दो क्लोराइड होंगे तो दो क्लोराइड एटम दोनों आपस में कोवलेंट लिंक बना लेंगे, गैस बन जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे। इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे आता है। इन यू नो दैट कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से दो हाइड्रोजन आयन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे यहाँ पर आ जाएंगे, और दे विल टर्न इनटू हाइड्रोजन गैस। यानी नेल्सन सेल के नतीजे में आपको क्या नज़र आएगा कि आपके पास ये सेल है, लेट्स से दैट राइट, ये एक सेल है। नेल्सन सेल में आपको एक सरसरी सा इमेज बना के दिखा रहा हूँ, ये परफोरेटेड होता है यहाँ से। तो अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस बनती हुई नज़र आएगी,
और यहाँ से ये सोल्यूशन इसमें हमारे पास मौजूद है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ये कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये जो मैंने परफोरेशन सी बनाई है दैट इज़ बीइंग एक्टिंग एज अ कैथोड, एंड सेंटर में जो है हमने इसको एनोड लगाया हुआ है, ठीक है। सेंटर में जो है दैट इज़ एनोड। एनोड पे पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आन आएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज आन ये है क्लोराइड, तो यहाँ से क्लोरीन गैस आपको बनती नजर आएगी। बाकी सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो है यू कैन से दैट कि ये रह जाएंगे, ये दोनों मिलकर दे विल डिपॉजिट डाउन राउंड अबाउट 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में नीचे फिल्टर हो जाएगा। तो यू कैन से दैट कि जो पीछे रह जाते हैं, जो डिस्चार्ज नहीं हो पाते, वो सोडियम और हाइड्रोक्सी आयंस वो दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रोडक्ट जो है वो बना देते हैं। तो नेल्सन सेल में आपको जो है वो कास्टिक सोडा मिलेगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है, ठीक है, या आपने यानी कास्टिक पोटाश, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यू नो दैट कि जो साबुन वगैरह बनता है, साबुन वगैरह बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ना हो तो फिर वो साबुन वगैरह नहीं बन सकता। तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। साबुन आपको पता है इट्स अ बिग इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके अलावा अगर हम देखें थर्ड पॉइंट में, तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जैसे मेटल जो हैं वो हासिल हो सकते हैं, और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो कैथोड पर क्लोरीन गैस वगैरह हासिल हो सकती है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे सॉल्ट आप हासिल कर सकते हैं इस प्रोसेस से। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे सॉल्ट आप हासिल कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे सॉल्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम और कैल्शियम यू नो दैट के कैल्शियम का बहुत इस्तेमाल होता है बहुत से प्रोसेस में, मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल है। मैग्नीशियम का भी जो इंडस्ट्री है जिसको हम बम्बार्डमेंट इंडस्ट्री कहते हैं, या फिर यू कैन से दैट कि ये पटाखे वगैरह चलाने वाली इंडस्ट्री है, इसमें बड़ा इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा एल्यूमिनियम को जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बॉक्साइट से, ठीक है। चौथा यूज़ एल्यूमिनियम को यू कैन गेट, एल्यूमिनियम इज़ टेकन फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ओर का नाम है, ठीक है। बी द स्पेलिंग इज BAUXITE, बॉक्साइट। एंड बॉक्साइट जो है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3.2H2O, दैट इज द फॉर्मूला फॉर बॉक्साइट। याद रखिएगा, ये MCQ के तौर पे भी आ सकता है। और इसमें आप जो है क्रायोलाइट की मौजूदगी में आप इसको हासिल कर सकते हैं। Aluminium is taken from bauxite in the presence of cryolite. अब क्रायोलाइट यू कैन से दैट कि एक स्पोर्टर और है, अगर ये नहीं होगा तो फिर एल्यूमिनियम को जो है वो हासिल करना काफ़ी टफ है। क्रायोलाइट क्या होता है? Na3Alf6, ठीक है, ये क्रायोलाइट का एक और का फॉर्मूला है। और इसको सबसे पहले इसको नोबेल प्राइज़ मिला था, हॉल नाम था इस साइंसदान का, एंड बेरॉल्ट प्रोसेस इसको हम कहते हैं। ये दोनों जो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन है दैट इज़ बीइंग known as Holt and Beroult process, right? B-E-R-O-U-L-T, Beroult, ठीक है, प्रोसेस। यानी आप हॉल एंड बेरॉल्ट प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। पुराने ज़माने में थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था, उससे वेल्डिंग वगैरह के लिए। आज तो वो हम नया एडवांस टेक्नोलॉजी है, करंट से हम वेल्डिंग कर लेते हैं, लेकिन पहले वेल्डिंग के लिए भी थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल था, तो उसमें एल्यूमिनियम की बहुत ज़रूरत होती थी। तो फिर ये हॉल्ट एंड बेरॉल्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा anodized aluminium is prepared by making its anode in electrolytic cell containing sulfuric acid and chromic acid, which is coat a thin layer of oxide on it. The aluminium oxide layer resists the attack of corrosive agents. The freshly anodized aluminium is hydrated and can be absorbed dyes. You can say that कि anodized aluminium जो है आप इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। और इसको एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम को बनाने के लिए आपको दो तेज़ाबों की भी ज़रूरत पड़ती है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्रोमिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्रोमिक एसिड। डेफिनेटली क्रोमिक एसिड के नाम से वाज़ह है कि ये क्रोमियम का
एसिड होगा। और यू कैन से दैट के क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज़ बिंग यूज फॉर दिस, और इससे एल्यूमिनियम को जो है एक लेयर मिल जाती है, और एल्यूमिनियम एज अ डाइलिक्विसेंट हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी इट कैन एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यू कैन से दैट के एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम हासिल करने के लिए भी आप जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस को फॉलो करते हो। इंडस्ट्रियल में एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम हासिल करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए बड़ा इस्तेमाल है जी इसका। ये घरों में जो तारें होती हैं आपको पता है 99.9% जो है ये प्योर होती हैं। अगर ये इतने % ना हो तो फिर आपकी बिजली ज़्यादा कंज्यूम, बिल आपको ज़्यादा आए। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है। प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर में क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो आप क्लास 10 की बुक भी देख सकते हैं, उसमें भी ये दर्ज है टॉपिक। और इसके अलावा आप क्लास 9 की बुक भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 9 की बुक में, और क्लास 10 की बुक में आई डोंट रिमेंबर इट प्रॉपरली, लेकिन क्लास 9 की बुक से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आखिरी टॉपिक है चैप्टर का वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में है, उसको आप रुजू कर सकते हैं। इसमें यही होता है कि जो एक इम्प्योर कॉपर होता है और एक प्योर कॉपर होता है, उसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, सॉल्ट कॉपर सल्फेट ही रखा जाता है। अभी मेरे पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने इसकी थोड़ी बहुत बात की है आपसे। तो उस तरीके से आप जो है कॉपर को प्योर कर लेते हैं, क्योंकि यू नो दैट कि इम्प्योर कॉपर के जो आयंस हैं दे विल कम इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट से वो मूव करते हुए दे गोना मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। फिर एनोड जो होता है वो पतला होता शुरू हो जाता है, और कैथोड जो है वो थिकर से थिकर होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि आप जो एक इम्प्योर कॉपर है उसको आप प्योर कॉपर की फॉर्म में कर सकते हैं। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि ब्लिस्टर कॉपर होता है जो कि समथिंग लाइक 98% प्योर होता है, तो उसको 99.9% प्योर करना होता है। तो ब्लिस्टर कॉपर जो बेसमर्स प्रोसेस के थ्रू जो हासिल होता है दैट्स बीन कन्वर्टेड बाय 99.9% प्योर कॉपर इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सेल। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सेल में बिजली की मदद से जो है ये प्रोसेस किया जाता है। तो बिजली ना हो तो फिर प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर जो है वो नहीं हो सकती, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोसेस ना हो, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस ना हो, ये रिफाइनिंग नहीं हो सकती। सो इसमें थोड़ा बहुत यही लिखा है जो मैंने आपको भी बताया। इसके अलावा जो है आखिरी पॉइंट, जो आखिरी इंपॉर्टेंस इस बुक में लिखी है पेज नंबर 293 पे, कि कॉपर, सिल्वर, निकल और क्रोमियम की प्लेटिंग वगैरह की जाती है। यानी प्लेटिंग अगर आपने करनी है कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम और इसके अलावा एक और है निकल, इनकी प्लेटिंग, इसकी प्लेटिंग, ये निकल की प्लेटिंग तो आप डिग्री क्लास में सीखेंगे। सिल्वर और क्रोमियम की मेरे ख्याल में ये भी क्लास 9 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में दी हुई है प्लेटिंग का टॉपिक उन्होंने। और कॉपर की प्लेटिंग भी की जा सकती है। यानी आप चाहते हैं कि लेट्स से दैट कि आप चाहते हैं यू हैव अ स्पून, राइट, और वो बड़ा कदर कीमत वाला है, वो आपकी दादी अम्मा ने इस्तेमाल किया था, ठीक है, तो आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उसको क्या किया जाए कि वो सेव हो जाए, यानी फिर आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे भी उसको यूज़ कर सकें, सेव कर सकें। तो उसके लिए ये है कि आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करें, यानी उस चम्मच को आप फॉर एग्जांपल कैथोड बनाकर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डाल दें। किसके सोल्यूशन में? लेट्स से दैट कि आप उस पर जो है वो सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं, डिपेंड अपॉन यू। आप उस पर क्रोमियम की कोटिंग करना चाहते हैं, आप उस पर निकल की कोटिंग करना चाहते हैं, तो उसी चम्मच को आप डुबो देंगे उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। एनोड उसी मेटल का होना चाहिए जिस मेटल को आप डिपॉजिट करना चाहते हैं चम्मच के ऊपर। लेट्स से दैट आपने एनोड जो है वो कॉपर का बना लिया है, लेट्स से दैट, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, और उसमें आपका जो चम्मच है वो एनोड तार लगाकर, आप बिजली की तार लगाकर उसको छोड़ दें। मैं आपको घर में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप घर में करने मत बैठ जाइएगा इसको, क्योंकि आप अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, तो आप करंट की तारें लेकर बैठे हो वहाँ पे, और बाद में पता लोगे दादी माँ से पहले आपका भी देहांत हो गया। सो इट्स क्वाइट फनी। तो यू डोंट ट्राई दिस एट होम, बट मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री में कैसे किया जाता है कि कॉपर जो है दैट इज बिंग, चम्मच के ऊपर आप लगाकर उसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में डाल देंगे, तो कॉपर के जो आयंस हैं सारे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो दादी अम्मा का चम्मच है वो बहुत देर तक इस्तेमाल में रहेगा। तो दैट इज बिंग डन, एंड यू कैन से दैट कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
ठीक है। सो दीज आर द यूजेस। मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। डाउन सेल से सोडियम मेटल हासिल कर सकते हैं, नेजल सेल से काल्शियम सोडा हासिल कर सकते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से आप ये मेटल हासिल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम आप बॉक्साइड से हासिल कर सकते हैं क्रायोलाइट की मौजूदगी में हॉल बेरॉल्ट प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा आप एनोडाइज एल्यूमिनियम हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा सल्फ्यूरिक एसिड और क्रोमिक एसिड वगैरह होंगे उसमें प्योरीफिकेशन कर सकते हैं कॉपर की, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं, और लास्ट में आप कॉपर सिल्वर क्रोमियम निकल इनकी आप इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर सकते हैं। और आई रियली विश कि आपको इसके यूजेस याद रहेंगे। इसके अगर आपको याद रखने हैं तो मेरी 2-3 दफ़ा वीडियोस इसको रिवाइंड करके देखें, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और बोर्ड के लिए आपका ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इट कुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, तो आप उसको ईजिली उसको सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। आई रियली विश आपने काफ़ी कुछ सीखा इस टॉपिक से। थैंक यू सो मच।